नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ज्ञानोदय में। और ट्रिक्स को लेकर के चल रहे हैं हम जो है लगातार क्रमबद्ध रूप से जितने भी प्रकाशन वर्ष हैं रचनाओं के, तो उनको हम क्रमबद्ध आधुनिक काल की जितनी रचनाएं हैं उनको हम क्रमानुसार जो है उनकी ट्रिक्स को सीख रहे हैं। तो आज मैं आपको आधुनिक काल की रचनाएं बताऊंगी ट्रिक्स के साथ। मैं आपको बताऊंगी 1901 से लेके 1910 तक की रचनाएं। ठीक है, ये जितनी भी रचनाएं हैं मैं सब आपको काव्य रचनाएं बता रही हूँ, ये आप ध्यान रखिए। जब मैं आपको उपन्यास पढ़ाऊँगी तो उपन्यास में भी मेरा यही क्रम रहेगा। मैं आपको क्रम से ही सारे उपन्यास जो है ट्रिक्स के साथ बताऊँगी। जब नाटक पढ़ाऊँगी तो आपको नाटक सारे क्रम से बताऊँगी। इस तरह से ही मैं जितने भी टॉपिक्स हैं सबको कंप्लीट करवाऊँगी। लेकिन इस समय मैं आधुनिक काल की रचनाएं जो आपको क्रम से बता रही हूँ। ठीक है, तो देखिए आधुनिक काल की रचनाओं में अगर हम बात करें, मैंने देखिए 1800 की जितनी रचनाएं हैं भारतेंदु जी की, और इसके अलावा जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की, अंबिका दत्त व्यास जी की, वो मैंने आपको पिछले वीडियोस में करवा दी हैं। ठीक है, अब चलते हैं 1901 से लेके 1910 तक की रचनाएं, जो यहाँ तक बस यही रचनाएं ज़्यादा पूछी जाती हैं और इसी में कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए कितना कन्फ्यूज़न होता है एग्ज़ाम में जब ये आती है तो ऐसा लगता है कितना भारी भरकम है, कैसे याद कर लेंगे। अब आप देखिए 1901 से लेके 1910 की बस इतनी ही रचनाएं हैं मैक्सिमम जो पूछी जाती हैं, वो ये आपको लर्न कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 1911 से लेके 1920 तक की रचनाएं बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए इस तरह से करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से लर्न रहेंगी और आप एग्ज़ाम में अच्छे से कैच कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आती है रंग में भंग। ये मैथिली शरण गुप्त की है, 1905 में लिखी गई है। ठीक है, देखिए मैथिली शरण गुप्त ने 1905 में ये रचना लिखी। उसी बीच 1909 उसी के बाद जस्ट जयशंकर प्रसाद ने अपनी रचनाएं लिखनी शुरू की थी। 1909 में उर्वशी, 1909 में वनमिलन, 1909 में प्रेमराज, 1910 में अयोध्या का उद्धार और 1910 में ही शोकोच्छ्वास। ये इतनी रचनाएं जो हैं ये मैथिली शरण गुप्त यानी रंग में भंग के बाद की रचनाएं हैं ये जयशंकर प्रसाद की। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त ने 1910 से फिर लिखना शुरू किया और 1910 में फिर उन्होंने लिखी थी जयद्रथ वध। ठीक है, तो देखिए कितना गैप है, ये पाँच में उन्होंने ये लिखी और उसके बाद 1910 में जयद्रथ वध लिखी। तो ये बीच के साल किनके हैं, ये जयशंकर प्रसाद जी के हैं। ठीक है, अब देखिए इनको आप लर्न कैसे करेंगे। मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक्स भी बता रही हूँ और सीधे सीधे मैं रचनाएं लिखती जा रही हूँ जिससे आपको याद रहे। ठीक है, तो देखिए मैथिली शरण गुप्त रंग में भंग, इसको आप कैसे लर्न करेंगे। देखिए मैथिली जहाँ पर भी आए आप उसको मेथी कर लीजिए। आप उसको क्या कर लेंगे, मेथी कर लेंगे। देखिए आप ऐसे याद कर लीजिए कि मैथिली शरण गुप्त का नाम मैथिली कैसे पड़ा, क्योंकि उन्हें मेथी बहुत अच्छी लगती थी। ठीक है, मतलब कुछ फ़नी सी ट्रिक है और आपको अजीब भी लगती होंगी मेरी ट्रिक्स, लेकिन यकीन मानिए कि आपको लर्न हो जाएगा, पक्का लर्न हो जाएगा। अगर आप इन जो ये मजाकिया ट्रिक्स हैं इन पर अगर आप ध्यान देंगे। बहुत से बच्चे जिनको याद भी रहता है, मैं ये नहीं कह रही कि आप ट्रिक्स ही इस्तेमाल करिए, आपकी इच्छा है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि जिन बच्चों को लर्न नहीं होता है उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है एग्ज़ाम में, तो उनको मैं उनकी जो समस्या का समाधान करने के लिए ये सब कर रही हूँ। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त जी का नाम मैथिली कैसे पड़ा, क्योंकि वो मेथी खाते थे। ठीक है, ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है, इसका कोई भी संबंध नहीं है मैथिली शरण गुप्त जी से, ये मैं आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, तो देखिए मेथी किसने खाई, मैथिली शरण गुप्त ने खाई। तो क्या हुआ कि जब मैथिली शरण गुप्त जी एक दिन मेथी बनाने वाले थे तो वो अपनी मेथी को साफ़ कर रहे थे। जो मेथी का साग होता है, मेथी को वो क्या कर रहे थे, साफ़ कर रहे थे मेथी के पत्तों को। तो अचानक से किसी ने आकर उस मेथी में रंग डाल दिया। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त जी बोले कि भाई तुमने मेरी मेथी में रंग डाल दिया, रंग में भंग कर दिया। ठीक है, यानी अब क्या होगा कि मेरा तो ये जो मतलब मैंने जो सोचा था कि मैं आज मेथी खाऊंगा, मुझे मेथी बहुत पसंद है, तो तुम्हारे रंग की वजह से भंग हो गया मेरा सपना। ठीक है, तो रंग में क्या हो गया, भंग पड़ गया, तो मेथी में रंग डला और रंग में भंग हो गया। ठीक है, इस तरह से आप लर्न कर लीजिए। तो मैथिली शरण गुप्त की लिखी हुई है 1905 में रंग में भंग। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं जयशंकर प्रसाद। 1909 में इन्होंने लिखी उर्वशी। देखिए उर्वशी को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज रहते हैं। एक्चुअली उर्वशी जयशंकर प्रसाद ने भी लिखी थी और रामधारी सिंह दिनकर ने भी लिखी थी। जयशंकर प्रसाद ने पहले लिखी थी 1909 में, और जबकि रामधारी सिंह दिनकर जी ने 1961 में लिखी थी। सोचिए कितने सालों बाद लिखी थी। तो उर्वशी दोनों की रचना है। ठीक है, लेकिन चूँकि दिनकर जी की जो उर्वशी थी वो बहुत फेमस हुई, इसलिए उसका नाम ज़्यादा आता है। ठीक है,
लेकिन इन्होंने भी लिखी है। तो जयशंकर प्रसाद ने 1909 में उर्वशी लिखी, ठीक है। अब इसको आप कैसे लर्न करेंगे, देखिए जय शंकर, देखिए शंकर। अब शंकर भगवान जो है, आपको पता है कि शंकर भगवान जो है वो कहाँ रहते हैं, जय शंकर, जय शंकर। यानी शंकर भगवान कहाँ रहते हैं, वन वन घूमते थे, हिमालय की कंदराओं में तपस्या किया करते थे शंकर भगवान। तो ऐसे ही एक बार जय शंकर यानी शंकर भगवान कहाँ जा रहे थे, घूमते हुए जा रहे थे कहीं, और अचानक से क्या हुआ कि उनको एक जो है एक बाला मिली, एक कन्या मिली, ठीक है। तो उनको जो कन्या मिली वो भगवान शंकर की पूजा करती थी, उनकी भक्त थी। जैसे पार्वती जी थी, उनकी भक्त थी, बहुत से उनके भक्त हुए हैं भगवान शंकर के। ऐसे ही एक कन्या उनको मिली जो भगवान शंकर की भक्त थी। तो उसकी पूजा आराधना देख करके, उसकी भक्ति देख करके भगवान शंकर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा अपने भक्त से कि तुम मेरे उर में बस गई हो, तुम मेरे हृदय में बस गई हो, क्योंकि तुम मेरी सच्ची भक्त हो। भगवान सच्चे भक्तों को अपने हृदय में बसा लेते हैं, आपको पता है। तो जयशंकर यानी शंकर भगवान ने ये कहा कि तुम मेरे हृदय में बस गई हो, उर में बस गई हो, तो आज से मैं तुम्हारा नाम उर्वशी रखता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से जयशंकर प्रसाद ने उसका नाम उर्वशी रख दिया। तो उर्वशी 1909 में, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जब उर्वशी उन्होंने नाम रख दिया उसका, तो उर्वशी ने उनसे ये कहा कि मैं जो है मैं भगवान, मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं एक, जब भगवान शंकर ने उससे कहा कि तुम अपना वरदान मांग लो, तो उर्वशी ने कहा कि मैं वन के किसी व्यक्ति से मिलन करना चाहती हूँ, मतलब वन मिलन करना चाहती हूँ। मेरा जो विवाह हो वो किसी वन के व्यक्ति से हो जो वन में रहता हो, ठीक है। तो भगवान शंकर ने तथास्तु बोला, और उसके बाद उर्वशी का वन मिलन हुआ, ठीक है। तो एक जो वर ढूंढा गया उनके लिए, ठीक है, एक वर ढूंढा गया जो कि वन में रहता था। तो इस तरह से उर्वशी का क्या हो गया, वन मिलन हो गया, ठीक है, वन में मिलन हो गया, ठीक है। अब वन मिलन हो गया, उसी साल हो गया 1909 में, ठीक है। लेकिन उसी साल क्या हुआ कि जब उर्वशी का विवाह हो गया, वन मिलन हो गया, उर्वशी की जो मनोकामना थी वो पूर्ण हो गई, तो उसने भगवान शंकर से कहा कि मैं चूँकि अपने पति को, अपने प्रेमी को बहुत अधिक प्रेम करती हूँ, तो वन मिलन तो हो गया है, लेकिन मैं यहाँ पर प्रेम राज्य स्थापित करना चाहती हूँ। तो भगवान शंकर ने कहा कि बिल्कुल तुम करो, प्रेम राज्य स्थापित करो। तो इस तरीके से, और उसने एक बात और भी कही कि मैं बिल्कुल ऐसा प्रेम राज्य स्थापित करना चाहती हूँ जैसे कि भगवान राम ने, ठीक है, अपने राम राज्य में किया था, ठीक है। तो फिर वो क्या करती है कि वन मिलन जब उसका हो जाता है तो वन में ही क्या स्थापित करती है, वो प्रेम राज्य, ठीक है, क्योंकि वो अब बहुत प्रेम करती थी अपने पति से। तो इसी तरीके की वो इसी तरीके का राज्य जो कि प्रेम से भरा हुआ है, तो प्रेम राज्य स्थापित करती है उर्वशी 1909 में, ठीक है। तो ये तीनों काम एक ही साल में हो जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि जब प्रेम राज्य स्थापित वो कर देती है, तो चूँकि उसकी इच्छा ये थी कि जो प्रेम राज्य हो वो राम राज्य जैसा हो, ठीक है। तो वो फिर वो अपने पति से कहती है कि मुझे राम राज्य स्थापित करना है, और इसके लिए मैं अयोध्या जाऊंगी, ठीक है, अयोध्या देखने जाऊंगी कि भगवान राम ने कैसा राम राज्य स्थापित किया था। तो तब वो अयोध्या जाती है। लेकिन जब वो अयोध्या जाती है तो अयोध्या जाकर वो ये देखती है कि अरे यहाँ तो बहुत बुरी स्थिति है, ठीक है। तो वहाँ पर अयोध्या का जो भी चीज़ें टूट रही होती हैं, रामलला का मंदिर जो है वो टूटा हुआ होता है, या कुछ भी जो भी उसने देखी जो चीज़ें, ठीक है, फिर वो कहती है कि ये तो राम की भूमि है, राम यहाँ पर पैदा हुए हैं और यहाँ पर ये कंडीशन हो रही है। तो वो क्या करती है, सबसे पहले वो कहती है कि राम राज्य तो मैं बाद में बनाऊंगी, पहले मैं अयोध्या का उद्धार करूंगी, ठीक है। तो वो क्या करती है, अयोध्या का उद्धार कर देती है, ठीक है। तो वो अयोध्या का उद्धार करती है, मतलब अयोध्या जहाँ से टूटी हुई थी, जहाँ जहाँ जो इनोवेशन होना था, जहाँ पर भी जो भी इमारतें थी या जो भी प्राचीन जो भी स्मृतियाँ थी भगवान राम की, जो कुछ भी था उसका वो उद्धार करवाती है। कब करवाती है, 1910 में। भी अयोध्या पहुंचने में 1 साल तो उसे लग ही गया, ठीक है। तो 1910 में वो अयोध्या का उद्धार करवाती है। लेकिन अब एक बात देखिए, जब वो अयोध्या का उद्धार करवाती है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, बहुत सारे मजदूर लगाती है काम पर, ठीक है। जब बहुत सारे मजदूर लगाती है काम पर, तो वो मजदूर जो होते हैं वो काम करते करते थक जाते हैं, और वो मजदूर शोकोच्छ्वास करते हैं। मतलब कि काम करते करते उनकी इस कंडीशन ये हो जाती है
कि वो शोक में डूब जाते हैं, मतलब वो इतने दुखी हो जाते हैं, थक जाते हैं, शोकोच्छ्वास की वो धीरे धीरे सांस लेने लगते हैं और दुख में आकर के सांस लेते हैं कि हम बहुत दुखी हो गए काम करते करते, अब इस काम को रोक दो। तो फिर उर्वशी जो है उस काम को थोड़ी देर के लिए रोक देती है और कहती है कि भाई तुम शोक में है तो थोड़ी देर सांस ले लो आराम से, और उसके बाद फिर अपना खा पी लो, अच्छे से एनर्जी ले लो, उसके बाद मैं फिर से शुरू करती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ तक की कहानी ख़त्म हुई 1910 तक की। ठीक है, तो 1910 तक की ये रचनाएं लिखी थी जयशंकर प्रसाद ने। तो आप उर्वशी अगर आपको याद आएगी तो डेफिनेटली ये रचनाएं अपने आप ही याद आ जाएंगी कि ये क्रम से। ठीक है, अब इसके बाद देखिए शोकोच्छ्वास हो गया। ठीक, अब आगे की रचनाएं मैं आपको जब 1911 में पहुंचूंगी, 1911 से 1920 में, तब वहाँ आपको बताऊंगी, क्योंकि बाकी रचनाएं सब जो है उन्होंने 1911 से 20 में लिखी हुई हैं। ठीक है, अब उसी टाइम क्या हुआ, 1910 में मैथिली शरण गुप्त जी ने फिर से लिखना शुरू करा। देखिए इन्होंने 1905 में रंग में भंग लिखी और 1910 में जयद्रथ वध लिखी। ठीक है, तो 1910 में जब जयद्रथ वध लिखी तो इन्होंने कैसे लिखी, देखिए मैथिली, आपको मालूम है कि मैथिली शरण गुप्त जी की मेथी में रंग पड़ गया और रंग में भंग हो गया 1905 में। लेकिन 1910 में क्या हुआ, अचानक से मैथिली शरण गुप्त जी के सामने जयद्रथ आ गया। ठीक है, जयद्रथ आप जानते हैं, आपने महाभारत में कैरेक्टर का नाम सुना होगा। तो जब जयद्रथ आ जाता है तो जयद्रथ ये कहता है कि भाई मेरा नाम तो जय है, मेरे तो नाम में ही जय है, तो मैं तो पराजित हो ही नहीं सकता हूँ, मुझे जो है पराजित करके दिखाओ। वो मैथिली शरण गुप्त जी से कहता है। तो मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं अगर तुम मेथी खाओगे तो अगर तुमने मेरी मेथी खा ली तो जो है मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि मैं मेथी खा के आता हूँ, फिर मैं तुम्हें पराजित करूँगा। ठीक है, तो चूँकि मैथिली शरण गुप्त जी को, जैसे आपने देखा होगा कि मोटू पतलू जो आता है तो मोटू को समोसे बहुत पसंद होते हैं और समोसे खा करके मोटू में एनर्जी आ जाती है ना, वो हरा देता है किसी को भी। उसी तरीके से फटाफट मैथिली शरण गुप्त जी अपनी मेथी खा के आते हैं और जयद्रथ को हरा देते हैं। तो जयद्रथ के नाम में जो जय लगा हुआ था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, और जयद्रथ हार गया। तो जयद्रथ को कैसे हराया मैथिली शरण गुप्त जी ने, मेथी खा के। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे ट्रिक, इससे आपको बिल्कुल अच्छे से याद रहेगा कि मैथिली शरण गुप्त जी की क्या है जयद्रथ वध। तो आज मैंने आपको 1901 से लेके 1910 तक की सभी रचनाएं क्रम से बताई हैं। अब अगली बार मैं आपको 1911 से लेकर और 1920 तक की सभी रचनाएं अगले वीडियो में मैं आपको क्रम से करवाऊंगी। ठीक है, पहले मैं जितनी भी रचनाएं जिनका रचना काल मेरे पास है वो रचनाएं मैं आपको ट्रिक से क्रम से करवा दूंगी। उसके बाद बची हुई रचनाएं जो हैं जितनी भी जिनके रचना काल नहीं है, लेकिन जैसे देखिए बहुत सारी रचनाएं ऐसी हैं जो भारतेंदु जी की हैं या फिर जयशंकर प्रसाद जी की हैं या फिर जगन्नाथ जी की हैं। तो बहुत सी रचनाएं ऐसी भी जिनके रचना काल नहीं है लेकिन उन्होंने लिखी हैं, तो वो रचनाएं भी मुझे आपको करानी है, लेकिन वो मैं तब कराऊंगी जब मैं रचना काल के क्रम में रचनाएं करा दूँगी। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने वो रचनाएं यहाँ पर डाल दी तो आप बहुत बुरी तरह कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं वो कराऊंगी जिनकी रचना काल मेरे पास है, एक बार क्रम से करा दूँगी तो वो आपको ये क्रम याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद वो बिना रचना काल का जो क्रम है वो कराऊँगी आपको। ठीक है, तो इस तरह से आज मैंने ये कुछ रचनाएं कराई हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं और आपको लगता है, आप मुझे बताइएगा ये वीडियो देख करके आपको कैसा लगा। क्या आपको रचनाएं वाकई याद हो रही हैं, क्या आपको समय का सच में याद हो रहे हैं, क्या आपको क्रम अच्छे से याद हो रहा है, या अभी भी कोई कमी है, अभी भी आप नहीं समझ पा रहे हैं, या अभी भी आपके दिमाग में नहीं बैठ रहा है। तो अगर ऐसा कुछ है तो मुझे बताइए, मैं और भी कुछ नया इनोवेट करने की कोशिश करूँगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद हो। ठीक है, और लगातार मेरे वीडियोस को देखते रहिए। अगर आपको नोट्स चाहिए इन सब वीडियो से रिलेटेड तो आप टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। तो इसी तरह से मेरे वीडियोस देखते रहिए और कमेंट ज़रूर कीजिए और लगातार शेयर करते रहिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में 1911 से लेकर 1920 तक की रचनाओं के साथ। इसके अलावा मैं आपका अब जो अगला नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी वो बनाऊँगी छायावाद की विशेषताएं। ठीक है, तो वो थ्योरेटिकल वीडियो होगा और ये ट्रिकी वीडियो होगा। तो देखते रहिए लगातार। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।